प्यारे छात्रों और मित्रों, नमस्कार। काफ़ी दिन हो गया वीडियो मैं नहीं बना पा रहा था, कुछ समस्याएं थी जिससे समय नहीं निकल पा रहा था। तो फिर आज नए वीडियो लेकर के भारतीय संविधान पर मैं आया हूँ। पुराने वीडियोज आप लोग देख चुके होंगे, तो आप लोगों से ही नम्र निवेदन है कि वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि मेरा भी उत्साह बना रहे। तो आज देखते हैं हम लोग भारत सरकार अधिनियम 1935। पिछला 1919 तक देख चुके थे। भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रावधान किया गया था कि इस अधिनियम की प्रगति के समीक्षा के लिए 10 वर्ष पश्चात एक आयोग गठित किया जाएगा। ध्यान इसको अच्छे से देना है कि जब 1919 का अधिनियम बना था तो उसके प्रगति के समीक्षा के लिए यह तय किया गया था उसी समय कि 10 वर्ष पश्चात एक आयोग गठित किया जाएगा। किंतु ब्रिटिश सरकार ने उस 1919 के अधिनियम में जो दैव शासन थी उसकी असफलता तथा भारतीयों द्वारा अधिक स्वायत्तता की मांग को देखते हुए 10 वर्ष के पहले ही सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय एक आयोग का गठन कर दिया था, जिसका नाम था साइमन कमीशन। यहां से 3 प्रश्न आ सकते हैं। पहला प्रश्न ये हो सकता है कि ये साइमन कमीशन में कितने सदस्य थे? तो आंसर हो गया 7 सदस्यीय। क्या 10 वर्ष पश्चात बना वो कमीशन? तो इसका उत्तर होगा नहीं, 10 वर्ष के पहले ही बन गया। अब कब गठित हुआ? तो 8 नवंबर 1927 को। एग्जैक्ट डेट याद रखना होगा, 8 नवंबर 1927 को। अब इस कमीशन का भारतीयों ने बहुत विरोध किया। वजह ये थी कि इस कमीशन में, इस आयोग में एक भी भारतीय नहीं रखे गए थे, सभी अंग्रेज थे। इसीलिए इस आयोग को श्वेत आयोग भी कहा गया। अब ये प्रश्न नहीं कभी पूछा गया है कि कौन कौन सदस्य थे, लेकिन फिर भी मैं एक बार बोल दे रहा हूं। लॉर्ड बर्न, C.R. एटली, एडवर्ड के डागान, हार्मशान, लैंड फॉक्स और अर्ल कोना। फिर से नाम सुन लिया जाए। लॉर्ड बर्न, एटली, एडवर्ड के डागान, हार्मशान, लैंड फॉक्स और अर्ल कोना। साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 30 जून 1930 को दिया था। ये भी याद रखने वाला डेट है कि यह आयोग अपनी रिपोर्ट कब दिया? 30 जून 1930। अब साइमन कमीशन के समय क्या क्या भारत में विरोध हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, हम लोग आधुनिक भारत के जब टॉपिक पढ़ेंगे उस समय देख लेंगे। अब यहां चर्चा 1935 के अधिनियम में इसलिए साइमन कमीशन की जा रही है कि 1935 के अधिनियम में साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट थी उसमें बहुत सी बातें जो थी इस अधिनियम में रखी गई थी। उसी समय इसके अगेंस्ट 10 सदस्यीय मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में एक कमेटी बैठी थी, 10 सदस्यीय, जिसको नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है। तो 10 अगस्त 1928 को उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। ये सब डेट याद रखने वाली बात है। 10 अगस्त 1928 को नेहरू रिपोर्ट में 10 सदस्य थे और उसके अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू और सचिव थे जवाहरलाल नेहरू। इसके विरुद्ध में जिन्ना ने अपनी 14 सूत्री मांग भी पेश की। ये कब मांग पेश किए थे? 29 मार्च 1929। ये भी डेट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिन्ना ने अपनी 14 सूत्री जो मांग रखी थी ब्रिटिश सरकार के समक्ष, वो 29 मार्च 1929।
1935 के अधिनियम जो प्रभावित था वो गोलमेज सम्मेलन से भी प्रभावित था। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे 1930, 1931, 1932। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश सरकार 1933 में एक श्वेत पत्र के माध्यम से नए संविधान की रूपरेखा प्रस्तुत की, जिस पर विचार करने के लिए लॉर्ड लिनलिथगो की अध्यक्षता में एक संयुक्त समिति का गठन किया गया और इस समिति के रिपोर्ट के आधार पर 4 अगस्त 1935 को ब्रिटिश सरकार की अनुमति पाकर भारत शासन अधिनियम 1935 बना। यहां पर डिटेल मैं इसलिए बता दे रहा हूं कि कहीं भी आप ये देखेंगे, किसी भी चैनल पर देखेंगे, वो जल्दी से 2-4 बातें 1935 के अधिनियम की बात करके चले जाते हैं। दूसरी बात है कि टॉपिक पे काफ़ी समय लगा भारत का संवैधानिक विकास में, क्योंकि ये बहुत ही नीरस टॉपिक लोगों को लगता है और सब लोग जो भी चैनल पर पढ़ा रहे हैं जल्दी जल्दी बता के चले जाते हैं। लेकिन इस टॉपिक को आप ध्यान से किसी भी परीक्षा में देखेंगे, चाहे कोई भी परीक्षा हो सिविल सर्विसेज की, वहां से 1-2 प्रश्न आने तय रहते हैं। इसलिए मैंने बहुत ही डिटेल इसको बताया कि जब भी वीडियोज आपको देखना हो एक साथ आप देखिए तो कहीं भी कंफ्यूजन आपको उत्पन्न नहीं होगा। तो 1935 में ब्रिटिश सम्राट की अनुमति पाकर भारत शासन 1935 अधिनियम बना। यह भारत का सबसे बड़ा अधिनियम था और जो भारतीय संविधान बना है 1935 के अधिनियम से काफी प्रभावित है। अब इस अधिनियम की जो महत्वपूर्ण बातें हैं हम लोग अब चर्चा करें। अधिनियम के अनुसार अखिल भारतीय संघ की स्थापना की बात की जाती है। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर इसी अधिनियम में अखिल भारतीय संघ की स्थापना की बात की गई है, जिसमें 11 ब्रिटिश प्रांत होंगे, 6 कमिश्नरी राज्य होंगे और कुछ देसी रियासतों को मिला करके किया जाएगा। लेकिन इसमें रखा गया था कि जो देसी रियासत हैं अपनी स्वेच्छा से इसमें शामिल होंगी। 11 ब्रिटिश प्रांत, 6 कमिश्नरी प्रांत और देसी रियासतें। अब देसी रियासतों पर एकदम लागू नहीं था कि भाई आप शामिल होइए ही होइए, ये था कि अपनी स्वेच्छा से वो शामिल हो सकते हैं। इसी को देखते हुए देसी रियासतें संघ में शामिल नहीं हुई। अखिल भारतीय संघ अस्तित्व में नहीं आ सका, किंतु 1 अप्रैल 1937 को प्रांतीय स्वायत्तता लागू कर दी गई थी। तो इसको एकदम कंठस्थ कर लीजिए कि 1 अप्रैल 1937 को भारतीय स्वायत्तता लागू कर दी गई। और किस अधिनियम में अखिल भारतीय संघ का कंसेप्ट आया? तो 1935 के अधिनियम में। और कितने ब्रिटिश प्रांत उस समय थे? तो 11 ब्रिटिश प्रांत थे। इसको एकदम रट लेना है कि 11 ब्रिटिश प्रांत। और प्रांतीय स्वायत्तता कब लागू होती है? 1 अप्रैल 1937 को। तो इसमें एकदम से किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रहना चाहिए। अब हम आप आगे देखते हैं कि इस अधिनियम में और क्या क्या बातें होती हैं। तो जो 1919 के अधिनियम में प्रांतों में दैव शासन की बात की गई थी, उसको इस अधिनियम में समाप्त करके केंद्र में लागू कर दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर कि यही अक्सर पूछा भी जाता है कि किस अधिनियम के तहत केंद्र में दैव शासन स्थापित हुआ? तो 1935 के अधिनियम। केंद्रीय प्रशासन के जो विषयों को 2 भागों में बांटा गया। दैव शासन का अर्थ यही होता है कि एक रक्षित विषय और एक हस्तांतरित विषय। रक्षित विषय में प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, धार्मिक विषय आदि रखे गए, जिसके बारे में प्रशासन इस विषय पर प्रशासन का काम गवर्नर जनरल अपनी परिषद की सहायता से करेगा। अर्थात रक्षित विषयों के बारे में जो भी नियम कानून बनेगा गवर्नर जनरल अपनी परिषद की सहायता से करेगा।
और हस्तांतरित विषय के बारे में कहा गया कि गवर्नर जनरल अपनी मंत्री परिषद के सहायता से करेगा। इसका मतलब यह हुआ कि मंत्री परिषद किसके प्रति जिम्मेदार थी? हस्तांतरित विषयों के प्रति। प्रांतों में स्वायत्त शासन की स्थापना, अभी जो कहा गया कि स्वायत्त, ये डेट याद रखिएगा, 1 अप्रैल 1935 इस अधिनियम की सबसे बड़ी बात थी। प्रांतीय विषयों पर विधि बनाने का अत्यंत, जो प्रांतों पर प्रांतीय विषयों पर जो विधि बनाने का अधिकार था, प्रांतों को अब दे दिया गया। उस पर से केंद्रीय नियंत्रण समाप्त कर दिया गया। पहले केंद्रीय नियंत्रण था प्रांतीय विषय पर, अब वो समाप्त कर दिया गया। अब ये सुप्रीम कोर्ट तो हम लोग देख चुके थे बहुत पहले 73 के अधिनियम से। अब संघीय न्यायालय की एक स्थापना होती है। कब? 1 अक्टूबर 1937 को संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। इसका मुख्यालय दिल्ली था। मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ 6 अन्य न्यायाधीश इसमें रखे गए। मतलब संघीय न्यायालय में उस समय 7 न्यायाधीश थे और इसकी नियुक्ति कौन करता था? सम्राट करता था। सम्राट के द्वारा की जानी थी। इस न्यायालय को प्रारंभिक, अपीली और परामर्शदात्री अधिकार प्राप्त था। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश, इसको याद कर लेना होगा, सर मैरिस ग्वेर थे। सर मैरिस ग्वेर। और इससे भी महत्वपूर्ण बात थी कि इस संघीय न्यायालय में 2 भारतीय भी थे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। M.R. जैकब और M.S. सुल्तान। कहीं भी आपको जल्दी नहीं मिलेगा, इस चीज को कोडिंग कर लीजिए कि इसके मुख्य न्यायाधीश जो थे सर मॉरिस ग्वेर और 2 भारतीय इसमें रखे गए थे न्यायाधीश, M.R. जैकब और M.S. सुल्तान। 1935 के अधिनियम द्वारा केंद्रीय और प्रांतों के मध्य शक्तियों, केंद्र और प्रांत के मध्य शक्तियों का विभाजन कर दिया गया। इसमें 3 सूचियां रखी गई थी जो भारतीय संविधान में है: संघीय सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची। और अवशिष्ट विषय सहित कुछ अन्य विषय जो थे वायसराय के अधिकार के अंतर्गत थे। एक और महत्वपूर्ण बात इसमें रखी गई इस अधिनियम में, 11 प्रांतों में विधानसभा का गठन करने की बात कही गई थी। 6 प्रांतों जैसे बिहार, बंगाल, असम, संयुक्त प्रांत, बंबई, मद्रास। फिर से सुन लिया जाए, 6 प्रांत: बिहार, बंगाल, असम, संयुक्त प्रांत, बंबई और मद्रास में 2 सदन की व्यवस्था की, अर्थात एक विधान परिषद और एक विधानसभा। इसी अधिनियम के तहत भारतीय परिषद का अंत कर दिया गया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूछ सकता है कि भारतीय परिषद का अंत किस अधिनियम के तहत किया गया? तो 1935 के अधिनियम के तहत। और 6 प्रांत जो थे वहां विधान परिषद स्थापना की गई। कौन कौन से प्रांत थे? तो बिहार, बंगाल, असम, संयुक्त प्रांत, बंबई और मद्रास। अब इसी अधिनियम को ध्यान में रखते हुए 1937 में प्रथम बार प्रांतों के लिए चुनाव कराया गया। इस अधिनियम में एक और बात थी कि बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। 2 नए प्रांतों की स्थापना हुई, उड़ीसा और सिंध, इसी अधिनियम के तहत। और इस अधिनियम पर कुछ विद्वानों का कमेंट है। पंडित नेहरू ने कहा था कि अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी है, और जिन्ना ने कहा कि यह पूर्णतः सड़ा और मूल रूप से कचरा है, बहुत बुरा है। फरवरी 1937 में 11 प्रांतों की विधानसभाओं का चुनाव होता है। और इस चुनाव की जो महत्वपूर्ण बात है, बहुत बार पूछी जा चुकी है परीक्षाओं में, ऐसे प्रश्न पूछा जाता है कि किन किन प्रांतों में, चाहे कितने प्रांतों में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला।
ये पूछा जाता है कि कांग्रेस कितने प्रांतों में सरकार बनाया, तो ध्यान से हम लोग सुनेंगे। 5 प्रांतों में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिलता है। जो 11 प्रांत थे उसमें 5 प्रांत ऐसे थे जिसमें कांग्रेस को पूर्ण बहुमत। वो 5 प्रांत कौन कौन से थे? मद्रास, बिहार, मध्य प्रदेश तथा बरार, संयुक्त प्रांत और उड़ीसा। फिर से नाम गिना देते हैं। मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत तथा बरार, मध्य प्रदेश तथा बरार, संयुक्त प्रांत और उड़ीसा। सबसे बड़े दल के रूप में उभरती है जहां कांग्रेस, वो 3 प्रांत और हैं, बंबई, असम और उत्तर पश्चिम प्रांत। बंबई में कांग्रेस की मिलीजुली सरकार बन जाती है, अर्थात कांग्रेस इस अधिनियम के तहत 6 राज्यों में सरकार बनाती है, लेकिन पूर्ण बहुमत केवल 5 राज्य में। वहां के जो मुख्यमंत्री बनते हैं बीजी खेर। असम में भी कांग्रेस की मदद से मिलीजुली सरकार बनती है, लेकिन वो कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री नहीं रहते हैं। गोपीनाथ। और उत्तर पश्चिम प्रांत में भी मिलीजुली सरकार कांग्रेस की मदद से बनी। डॉक्टर खान साहब वहां मुख्यमंत्री बनते हैं। मद्रास के मुख्यमंत्री राजगोपालाचारी होते हैं। बिहार के श्री कृष्ण सिन्हा जी होते हैं। संयुक्त प्रांत के गोविंद वल्लभ पंत होते हैं। उड़ीसा के बीएन दास बनते हैं और मध्य प्रदेश तथा बरार के एनबी खरे जी तथा रविशंकर शुक्ला जी। अब बचते हैं 3 प्रांत, पंजाब, बंगाल और सिंध। पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी की सरकार बनती है। वहां के मुख्यमंत्री बनते हैं सिकंदर हयाल खान। बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी और मुस्लिम लीग मिल के सरकार बनाती है। फजूल हक बनते हैं। और सिंध में भी गठबंधन की सरकार बनती है। सरकारी सहयोग उसमें रहता है। तो इस तरह से 3 प्रांत, पंजाब, बंगाल, सिंध, जहां पर कांग्रेस की दखलंदाजी कम रहती है। यह सरकार 28 माह तक, ये डाटा बहुत बार पूछा गया है कि कितने दिन तक ये सरकार जिंदा रही, जीवित रही। 28 माह। अक्टूबर 1939 में 8 प्रांतों में कांग्रेस ने क्या कर दिया? त्याग पत्र दे दिया। मतलब अपना रिजाइन दे दिया। कहा कि भाई अब हम सरकार नहीं चलाएंगे, सरकार नहीं चलाएंगे। 22 दिसंबर 1939 को इसको देखते हुए मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया। तो डेट याद रखना, 22 दिसंबर 1939। और डॉक्टर अंबेडकर साहब इस समय लिंग के साथ थे, मतलब जिन्ना जी के साथ थे मुक्ति दिवस के समय। ये बहुत ही महत्वपूर्ण डेट है कि कितने दिन तक जीवित रही सरकार। तो सरकार जीवित रही 28 महीने। किस तारीख को त्याग पत्र हुआ? 8 अक्टूबर 1939 को। अब आगे हम लोग देखेंगे अगस्त प्रस्ताव। होता है कि जब त्याग पत्र कांग्रेस दे देती है, और त्याग पत्र देने का मूल कारण रहता है कि कांग्रेस को बिना कॉन्फिडेंस में लिए भारत को युद्ध के में सौंप, युद्ध थोप दिया जाता है, एक तरह से युद्ध में झोंक दिया जाता है। तो कांग्रेस मंत्रिमंडल के त्याग पत्र से उत्पन्न संवैधानिक संकट तथा युद्ध में भारत के सहयोग की
आवश्यकता को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने लॉर्ड लिनेथगो, उस समय वायसराय होते हैं, के माध्यम से 8 अगस्त 1940 को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया। डेट याद रखना है, 8 अगस्त 1940, जिसे अगस्त प्रस्ताव कहते हैं। इसमें प्रस्ताव यह रखा गया कि भाई युद्ध के बाद गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में विस्तार किया जाएगा और भारतीयों की संख्या को बढ़ा दी जाएगी। दूसरा पॉइंट रखा गया कि युद्ध के बाद एक युद्ध सलाहकार परिषद, युद्ध के दौरान एक युद्ध सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा और युद्ध जब समाप्त हो जाएगा तो भारत में औपनिवेशिक स्वशासन स्थापित किया जाएगा और भारत का संविधान को बनाने का अधिकार भारतीयों को दिया जाएगा। यहाँ महत्वपूर्ण बात यही है कि युद्ध के समाप्ति के बाद भारत में औपनिवेशिक स्वशासन स्थापित कर दिया जाएगा और भारत का जो संविधान बनेगा वह केवल भारतीयों का अधिकार है। बात ही कहा गया था। लेकिन इस अगस्त प्रस्ताव को कांग्रेस तथा लिंग दोनों ने अस्वीकार कर दिया। कांग्रेस ने इसके विरोध में, ये डेट याद रखिएगा, कांग्रेस ने इसके विरोध में 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह पवनार आश्रम से शुरू किया गया। पहला व्यक्ति थे विनोबा भावे जी, दूसरा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी वो व्यक्ति के थे और इसी के समय दिल्ली चलो नारा दिया गया था, दिल्ली चलो। तो आज हम लोगों ने 1935 का अधिनियम देखा, 1937 का चुनाव देखा, अगस्त प्रस्ताव देखा। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे क्रिप्स मिशन, शिमला समझौता, लॉर्ड माउंटबेटन योजना और भारत सरकार अधिनियम 1947। तो लगभग हम लोग एक वीडियोस और बनाएंगे, ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। जब भी आप इस टॉपिक को पढ़िएगा तो पहले वीडियो से ही शुरू करिएगा और लास्ट तक लगातार देखते जाइएगा। लगभग 1-1.5 घंटा लगेगा लेकिन सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो आज इतना ही मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद और इस चैनल को आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।